शर्मा ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आइए, संधि प्रकरण में हम व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं और व्यंजन संधि में आज हम जसत्व संधि पढ़ेंगे। जसत्व संधि, इसमें देखिए जसत्व संधि का सूत्र है झल लाम जशो अंति। झल लाम जशो अंति, दो प्रत्यय है झल और जश, अर्थात पद के अंत में यदि वर्ग का, वर्ग से मतलब है यहाँ 5 वर्ग जो होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, जो कि इसके बारे में हम पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं। ये 5 वर्गों में हम इन 5 वर्गों की बात कर रहे हैं कि यदि वर्ग का पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण और चौथा वर्ण तथा श, श, स है, जो कि ऊष्म वर्ण भी कहलाते हैं, हो, यानी प्रथम पद के अंत में। यहाँ ये उदाहरण मैंने नीचे दिया है वाक में, अर्थात हम यहाँ बात कर रहे हैं कि यहाँ प्रथम पद के अंत में क्या होना चाहिए, किसी भी वर्ग का, यानी 5 वर्गों में से किसी भी वर्ग का पहला वर्ण भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है और चौथा भी हो सकता है, प्लस इसके साथ में श, श, स है वर्ण हो सकते हैं, जो कि ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। आगे देखिए, और आगे इसके बाद यानी यहाँ और आगे वर्ग के पहला, दूसरा वर्ण तथा श, श, स को छोड़ करके कोई वर्ण हो तो झल के स्थान पर, यहाँ झल के स्थान पर जश वर्ण हो जाता है। अब देखिए, झल के स्थान पर जश वर्ण क्या है? जश वर्ण में आपके वर्ण आते हैं ज, ब, ग, ड, द, जो कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे आपके क, ख, ग, घ, च, छ, ज, छ, ज, झ, ऐसे ट, ठ, ड और ढ, इस तरह से। अब यहाँ देखिए, हम बात कर रहे हैं जश प्रत्याहार की, और जो जश प्रत्याहार है इसमें वर्ण कौन से आते हैं? ज, ब, ग, ड, द, जो कि तीसरा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण होता है। तीसरा वर्ण ज, ब, ग, ड, द, जो कि प्रत्येक वर्ग, जैसे क वर्ग है, फिर बाद में च वर्ग है, ट वर्ग है, इस तरह से हमारे 5 वर्ग होते हैं। अब इन 5 वर्गों में देखिए तीसरा वर्ण कौन सा है? ग। च वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा है? च, छ, ज, और ट वर्ग का ड। इसी तरह से अन्य 2 वर्ग भी हैं, तो ज, ब, ग, ड, द, ये वर्ण कौन से वर्ण कहलाते हैं? तीसरे वर्ण कहलाते हैं। और जसत्व संधि में यह तीसरा वर्ण हो जाता है। जब हम संधि करते हैं तो यह पूर्व वर्ण जो हमारा होता है वह अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदले जाता है। जैसे कि देखिए आगे, यहाँ देखिए, जैसे कि उदाहरण है वाक, धन, ईश। अब सूत्र के अनुसार देखिए, वाक क है, यहाँ पर कौन सा वर्ण है? क वर्ग का प्रथम वर्ण है क। अब जब में और इसके बाद में क्या आ गया? ई, यानी प्रथम और द्वितीय वर्ण को छोड़ करके, श, स, है को छोड़ करके अन्य कोई भी स्वर या व्यंजन वर्ण आ सकता है यहाँ। तो अब देखिए, हम जब इसकी संधि करते हैं तो वा क, अब क वर्ग है तो क वर्ग का तीसरा वर्ण हमें लिखना है, क वर्ग का ही तीसरा वर्ण हमें लिखना है, तो क्या करेंगे? क, ख, ग, क्या हो गया? क, ख, ग, ये अपने ही वर्ग के तीसरे व्यंजन, अपने ही वर्ण के तीसरे वर्ण में बदले जाता है। सामने देखिए क्या है? बड़ी ई, तो क, ख, ग यहाँ आ गया। अब क्या है हमारे पास? बड़ी की मात्रा यहाँ लग जाती है और शब्द बन जाता है वागीश। क्या बन जाता है? वागीश। इसी तरह से यहाँ है अच, धन, अंत है। यहाँ देखिए च, छ, ज, अब यहाँ च का क्या हो जाएगा? च, छ, ज, च का सीधा हमने क्या कर दिया? तीसरे, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में हमने इसको बदल दिया है, ज हो गया। सामने क्या है? ए से लगाने से यह ज पूरा हो जाता है और शेष यहाँ लिखते हैं, तो क्या हो गया? अजंत। ऐसे ही सुप, धन, अंत है। सुप, धन, अंत है। यहाँ देखिए कौन सा वर्ग है? प वर्ग। प वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा है? पहले लिखेंगे सु,
और प का तीसरा प, फ और ब, इसलिए यहाँ प का क्या आ गया, ब। और ब के साथ एस वर्ग लगते ही ब हो गया पूरा और शेष शब्द आ जाता है। तो ये बन जाता है सुबंता है। एक बार पुनः देख लीजिए, जसत्व संधि में झल वर्णों के स्थान पर जश वर्ण आते हैं और झल वर्ण कौन कौन से होते हैं, प्रत्येक वर्ग का यानी पांचों वर्गों में से प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण होना चाहिए और उसके साथ में श, श, स है। ये आपके झल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, झल प्रत्यार हो गया ये, यानी ये झल में आपके ये वर्ण आते हैं। और इसके बाद में क्या नहीं होना चाहिए, इस स्थान पर प्रत्येक वर्ग का दूसरा, पहला, दूसरा और श, श, स, ये तीनों, इनको छोड़ करके अन्य कोई भी वर्ण आता है तो पूर्व वाला जो वर्ग होता है, प्रथम पद के अंत में जो वर्ग होता है वह अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदले जाता है। आगे देखेंगे, हम उदाहरण देखेंगे आगे। उदाहरण देखिए, जैसे जगत धन ईश, जगत धन ईश। यहाँ भी देखिए जगत, जगत धन ईश है। देखिए यहाँ तय वर्ग है, तय वर्ग के बाद में ई आ गया, अर्थात यहाँ क्या आएगा, तय कौन से वर्ण में बदलेगा, अपने ही तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। और अब हम इसकी संधि करते हैं, ज, ग, इसका तीसरा वर्ण कौन सा हो गया, त, थ, द, यहाँ द आ गया और बड़े की मात्रा और जगदीश है। जगत धनीश, संधि विच्छेद क्या हो गया, ज, ग, द, जगदीश है, अर्थात त के स्थान पर क्या आ गया, तीसरा वर्ण आ गया, जगदीश है। इस तरह से अन्य उदाहरण और इसे आगे उदाहरण देखिए, दिक धन गज है, दिक धन गज है। यहाँ भी देखिए दिक धन गज है। अब यहाँ देखिए क वर्ग आ गया जो कि अपने ही तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो देखिए दी आधा क है, आधा क ग आ जाएगा और सामने व्यंजन है, इसलिए ऐसे जैसे आ जाता है। यहाँ स्वर नहीं है इसलिए आधा व्यंजन है तो आधा ग ही यहाँ पर रह जाता है। और दिक धन गज है की संधि क्या हो गई, दिग्गज है। इसी तरह से षट धन भी, षट धन भी, एक मिनट थोड़ा, धन भी। यहाँ भी देखिए ट वर्ग आ गया, ट वर्ग का क्या हो गया, ष ट भी, षट धन भी। तो ट का क्या हो गया, ट ठ ड, ड आ गया और भी क्या बन गया, षट भी ही, क्या बन गया, षट भी। देखिए षट धन भी, अर्थात अब आपको यहाँ क्या याद रखना है, आपको प्रत्येक वर्ग आपको याद होना चाहिए, उसका क्रम याद होना चाहिए। किस तरह से, जैसे क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, न। इस तरह से प्रत्येक वर्ग का वर्ण आपको मालूम होना चाहिए। अनुस्वार संधि, अनुस्वार संधि देखिए इसका सूत्र होता है मो अनुस्वार है। क्या सूत्र है इसका, अनुस्वार संधि का सूत्र है मो अनुस्वार है। शब्द के अंत में मैं आए, शब्द के अंत में मैं आए तो बाद में कोई मैं आए और बाद में कोई व्यंजन वर्ण आए तो मैं का अनुस्वार, अनुस्वार को कैसे लिखते हैं हम, इस तरह से, तो अनुस्वार हो जाता है। स्वर आने पर मैं को अनुस्वार नहीं होता है। देखिए हम पढ़ रहे हैं अनुस्वार संधि, कौन सी संधि पढ़ रहे हैं हम, अनुस्वार संधि। इसका सूत्र क्या है, मो अनुस्वार है।
इसमें देखिए हमें समझना है कि शब्द के अंत में अगर मैं आता है, शब्द के अंत में यदि मैं आता है अर्थात प्रथम पद के अंत में यदि मैं आता है और उसके बाद में कोई व्यंजन वर्ण आ जाता है तो मैं का क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। मैं किस में बदल जाता है, अनुस्वार में बदल जाता है। अगर मैं के बाद में कोई स्वर आ जाता है तो अनुस्वार नहीं होता है। किसको नहीं होता है, मैं को अनुस्वार नहीं होता है। देखिए उदाहरण देखेंगे, यहाँ है हरिम वंदे, हरिम वंदे। अब यहाँ देखिए प्रथम पद के अंत में क्या आ गया, मैं आ गया, और मैं के बाद में क्या आ गया, व्यंजन। कौन सा वर्ण आ गया यहाँ, व्यंजन। ये क्या है, व्यंजन वर्ण आ गया। तो अब हम जब इसकी संधि करते हैं तो इस मैं का क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। क्या हो जाता है, जैसे हरिम, कैसे करेंगे इसकी संधि, हरिम, मैं का क्या हो गया, अनुस्वार हो गया, जैसा कि हमने यहाँ पर बताया है। इस मैं को क्या हो गया, यहाँ अनुस्वार हो गया, और ये ऐसे कैसे लिख देते हैं क्योंकि यह अनुस्वार संधि है। केवल मैं का अनुस्वार यहाँ पर होना है। किस स्थिति में होना है कि इस मैं के बाद में व्यंजन वर्ण आने पर। आगे उदाहरण है फलम पतति। यहाँ भी देखिए फलम, पद के अंत में क्या आ गया, मैं, और मैं के बाद में क्या आ गया, व्यंजन। तो व्यंजन आने से इस मैं का क्या हो गया, अनुस्वार हो गया। और यहाँ क्या लिखेंगे हम, फलम पतति। बहुत ही आसान है, फलम पतति। आगे उदाहरण गुरु नमति। केवल यहाँ ध्यान देना है हमें, न क्या है, व्यंजन है, इसलिए यहाँ क्या संधि करेंगे, इसके मैं का हम अनुस्वार करेंगे और गुरु नमति। क्या हो गया, गुरु नमति। इसी तरह से ग्रामम गत है, यहाँ भी यही स्थिति है। तो ग्रामम, मैं का अनुस्वार हो गया, ग्रामम, और गत है, ऐसे कैसे आ जाता है। देखिए दोबारा देखिए, हम अनुस्वार संधि पढ़ रहे हैं। अनुस्वार संधि की परिभाषा है मौ अनुस्वार है। इसमें क्या होता है, इसमें शब्द के अंत में मैं आता है। मैं आने पर उसके बाद में यदि व्यंजन वर्ण आ जाता है तो इस मैं का अनुस्वार हो जाता है। जिस प्रकार से हरिम धन वंदे, तो इसकी संधि क्या हो गई, हरिम वंदे। किस तरह से हो गई, हमने क्या किया, यहाँ मैं का अनुस्वार कर दिया। इसी तरह से फलम पतति, फलम पतति। संधि विच्छेद कैसे, संधि कैसे होती है, मैं का अनुस्वार किया और फलम पतति। गुरु नमामि, मैं का अनुस्वार हो गया और गुरु नमामि, सॉरी यहाँ नमामि। इसी तरह से ग्रामम गत है तो ग्रामम गत है। अब इसी प्रकार से अगर यहाँ इस व्यंजन वर्ण के स्थान पर अगर स्वर वर्ण आता है तो हमें क्या करना है, हमें इस मैं का अनुस्वार नहीं करना है। ध्यान देंगे, परिभाषा में दिया है कि स्वर आने पर यानी व्यंजन वर्ण के स्थान पर, इस स्थान पर अगर कोई स्वर वर्ण आ जाता है तो हमें क्या करना है, इस मैं का अनुस्वार नहीं करना है। मैं को अनुस्वार नहीं होता है। यहाँ देखिए, इस मैं को अनुस्वार नहीं होता है। तो अब इसके उदाहरण हम देखेंगे। इसे उदाहरण देखिए, अहम धन अपि। देखिए यहाँ है अहम धन अपि। अब यहाँ देखिए मैं क्या आ गया, अनुस्वार आ गया। इसके सामने क्या आ गया, ए क्या आ गया, स्वर। अब इस स्थिति में अपने को क्या करना है, ये इस स्थिति में यानी मैं के बाद में, मैं अनुस्वार के बाद में अगर स्वर आ जाता है तो हमें इस मैं को अनुस्वार में नहीं बदलना है, बल्कि हमें इसका क्या करना है, इसको इसके साथ मिलाना है। अहम, मैं ऐसे कैसे रहेगा और जो ये स्वर है वो इसके साथ मिल जाता है। यहाँ मैं है, मैं के नीचे हलंत है, ये हलंत हट जाता है और मैं पूरा हो गया। और इसको इस तरह से लिख देते हैं। तो व्यंजन वर्ण आने पर मैं का अनुस्वार होता है और स्वर वर्ण आने पर मैं का अनुस्वार नहीं होता है। आपको इस प्रकार से याद रखना है। एक बार और देख लेते हैं, इसको ध्यान से देखेंगे, समझना है हमें और इसको अपने उत्तर पुस्तिका में भी लिखना है। आज आपने पढ़ी थी जसत्व संधि और अनुस्वार संधि। इनके उदाहरण आपको उत्तर पुस्तिका में लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। एक बार दोबारा से और देख लेते हैं। अनुस्वार संधि सूत्र आपको याद होना चाहिए, मो अनुस्वार है।
अर्थात शब्द के अंत में मैं आए और बाद में कोई व्यंजन वर्ण आए तो मैं का क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। अनुस्वार को हम कैसे देखते हैं, इस तरह से, यहाँ एक गोल बिंदु हो जाता है। और स्वर आने पर, यानी व्यंजन के स्थान पर अगर स्वर आ जाता है तो मैं को अनुस्वार नहीं होता है। और इसके उदाहरण मैंने आपको बताए हैं। इसी में अहम धन अपि, यानी मैं के बाद में स्वर आ गया और स्वर का आने पर मैं का अनुस्वार नहीं होता है, और इस तरह से हम संधि करते हैं। तो इस प्रकार से आज आपने 2 संधियों को पढ़ा है। इसका होमवर्क आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। धन्यवाद।